Now it is writing skill. So first we must know what is writing. Writing is a tool which is used to enable to express feelings or the thought of the people. Is the screen visible? Students, is the screen visible? Hello? Yes, sir. Yes, sir. Writing is a tool. Writing is a tool used to enable to express feelings or the thought of the people. राइटिंग एक ऐसा टूल है जो हम लोगों को अपनी फीलिंग्स को, आइडियाज को या व्यूज को शेयर करने में हेल्प कराता है. इट इज ऑलमोस्ट एज इम्पोर्टेंट एज स्पीच. और जिस तरह से हमारे लिए एक स्पीच इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसी तरह से राइटिंग भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है. राइटिंग स्किल्स आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन. राइटिंग स्किल हमारे कम्युनिकेशन का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है. गुड राइटिंग स्किल अलाउ यू टू communicate your message with clarity and ease to a far larger audience than through a face-to-face or the telephonic conversation. राइटिंग एक हमारे कम्युनिकेशन का इम्पोर्टेंट पार्ट है और गुड राइटिंग स्किल्स हमें अलाउ करती है कि हमारे मैसेज को क्लैरिटी के साथ में दूसरे लोगों तक पहुंचाया जाए और वो आसानी से एक बड़े ऑडियंस तक पहुंचाया जाए. जैसे कि यदि हम एक हम एक अपनी बात को ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें राइटिंग की हेल्प लेनी होगी, क्योंकि केवल हम यदि स्पीच देना चाहें तो आई थिंक नॉट मोर देन 200 300 या 4000 5000 ज्यादा से ज्यादा इतने लोगों तक हमारी स्पीच पहुंचवा सकती है. इफ वी स्टार्ट टू कॉन्वर्स या हम टेलीफोनिक बात करें तो एक दो व्यक्ति ही हमारी बात सुन सकते हैं. बट इफ वी वांट टू स्प्रेड आवर मैसेज थ्रू आउट द वर्ल्ड, हम कैसे कर सकते हैं? हम राइटिंग में उसको लिख सकते हैं. एज यू नो दैट देयर आर सो मेनी काइंड्स ऑफ द बुक्स. बहुत सारी बुक्स हैं और वो एक इसी का पार्ट है कि वो एक नहीं दो नहीं बल्कि कई हजारों लाखों तक हमारी जो व्यूज हैं, आइडियाज हैं, वो शेयर किए जाते हैं. ओके, तो इस तरह से हम कह सकते हैं टेलीफोनिक या फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट राइटिंग स्किल हो जाती है, क्योंकि ये उनसे ज्यादा लोगों को कनेक्ट करने में हेल्पफुल है. ओके, as far as school is concerned, यदि हम स्कूल की बात करें, we may say that we teach our pupils now to write so that they can. हम बच्चों को लिखना इसलिए सिखाते हैं जिससे कि वो क्या कर सकें, they can communicate with others by means of letters. वे लेटर्स की हेल्प से, लेटर्स की मदद से दूसरे लोगों तक अपनी बात को पहुंचा सके और वो अपने एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सके. Secondly, make a record of what they are learning in geography, science, history or any other subjects. वो इस चीज का रिकॉर्ड रख सके कि वो इंग्लिश में, साइंस में, मैथ में, हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में या किसी भी सब्जेक्ट में क्या पढ़ रहे हैं, उसको एक रिकॉर्ड रख सके, सो दैट इट मे बी हेल्पफुल इन द फ्यूचर. तो बाद में वो फ्यूचर में कामयाब हो सके, हेल्पफुल रहे. ओके, देन रीइंफोर्स what has been learned through oral and reading method. और जो ओरल में यानी कि बोलने में और रीडिंग मेथड में कुछ भी समझाया गया है उसको रीइंफोर्स करने के लिए राइटिंग हेल्पफुल है. So what they have learned by writing answers and question, ये दिखाने के लिए जो बच्चों ने क्या समझा है, क्या सीखा है, उस चीज को दिखाने के लिए हम राइटिंग करते हैं. ओके, इट इज अ मींस ऑफ टेस्टिंग देयर नॉलेज. और ये बच्चों की नॉलेज को टेस्ट करने के लिए भी प्रयोग की जा सकती है. जैसे कि हमने बच्चों को कुछ सिखाया, कुछ भी चैप्टर पढ़ाया और बाद में हम उनसे पूछ सकते हैं. अब ओरली पूछेंगे तो थोड़ा बहुत टाइम लगने वाला है, वो थोड़े समय में नहीं हो पाएगा. दैट इज व्हाई वी कैन स्टार्ट विद राइटिंग. ओके, हम बच्चों से राइटिंग में क्वेश्चन आंसर्स कर सकते हैं. मेकिंग राइटिंग परफेक्ट, और उन बच्चों की राइटिंग को परफेक्ट बनाने के लिए भी राइटिंग का यूज किया जाता है. दैट इज व्हाई वी स्टार्ट राइटिंग समथिंग. इसीलिए हम कुछ राइटिंग स्टार्ट करते हैं. एंड नोट डाउन सम इम्पोर्टेंट थिंग्स. कुछ इम्पोर्टेंट थिंग्स को नोट डाउन करने के लिए, जैसे हमारे लाइफ में डेली कुछ ना कुछ घटता रहता है, एंड इफ देयर इज समथिंग स्पेशल हैपन इन आवर लाइफ, सो हम क्या कर सकते हैं, we can start writing about that thing or that incident. Then examine the writing skill. बच्चों की राइटिंग स्किल को एग्जामाइन करने के लिए भी हम राइटिंग कराते हैं. जैसे हम बच्चों की स्पीकिंग को एग्जामाइन करना है तो हम उनसे स्पीकिंग कराएंगे.
रीडिंग को करना है रीडिंग कराएंगे। इसी तरह से यदि हम बच्चों की राइटिंग स्किल्स को एग्जामाइन करना है कि वो किस लेवल पर स्टैंड करते हैं, देन वी कैन स्टार्ट राइटिंग। एबिलिटी टू एक्सप्लेन योरसेल्फ, हमें खुद को एक्सप्लेन करने में या अपने व्यूज को बताने में, शेयर करने में या एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए राइटिंग हेल्पफुल है। सर्विस एज ए रिकॉर्ड फॉर द फ्यूचर, फ्यूचर के लिए एक रिकॉर्ड की तरह से काम करता है। एज वी नो, हमारे पास आज कई हजारों सालों पुरानी चीजों के बारे में जानकारी है। वो कैसे है? बिकॉज वो चीजों के बारे में बुक्स में या कहीं पर लिखा गया है। So this means that writing is very helpful to keep a record of some incident or something. Okay, किसी चीज की किसी घटना का रिकॉर्ड रखने के लिए राइटिंग एक इम्पोर्टेंट प्लेस रखती है। इम्प्रूव फोकस एंड कनेक्ट्स विद योरसेल्फ, हमारा फोकस को इम्प्रूव करती है और सेल्फ कनेक्टिंग भी है ये। जैसे हमारे कुछ आइडियाज हैं हम उसको लिख सकते हैं एंड आफ्टर सम टाइम वी कैन सी, we can read those ideas and we can reconnect to ourselves, हम अपने आप से दोबारा से reconnect हो सकते हैं। we can know about previous life, yes, previous टाइम और पास्ट, पहले समय के बारे में हम जान सकते हैं। जब माना कि हमने कुछ लिखा, रिकॉर्ड कुछ लिखा या डायरी हमने मेंटेन की, तो कुछ समय बाद हम उसको देख सकते हैं और स्वयं से भी कनेक्ट हो सकते हैं। ओके, इसी के साथ साथ दूसरों से भी कनेक्ट हो सकते हैं। देन इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल, ये कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करता है। एज वी नो, नॉट ओनली स्पीकिंग बट ऑल्सो राइटिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन स्किल। केवल स्पीकिंग ही नहीं बल्कि राइटिंग भी कम्युनिकेशन स्किल का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। इंक्रीजेस आवर नॉलेज, क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन, ये हमारी नॉलेज को, क्रिएटिविटी को और इमेजिनेशन को बढ़ाता है। ओके, इसी के साथ साथ नेक्स्ट इज व्हेन एंड हाउ टू बिगिन राइटिंग, हमें राइटिंग कब और किस तरह से स्टार्ट करनी चाहिए। There must be some written work in all classes because it provides forms of exercises which are most useful in fixing vocabulary and sentence pattern. हमें बच्चों को हर क्लास में कुछ ना कुछ रिटन वर्क देते रहना चाहिए, क्योंकि हमें जो बच्चों को हम रिटन वर्क प्रोवाइड कराते हैं तो उससे बच्चों की एक्सरसाइजेस के फॉर्म में हम कराएंगे, जो कि बच्चों को केवल वोकैबुलरी नहीं बल्कि सेंटेंस पैटर्न को भी सिखाने में मददगार रहेगा। बट इन द फर्स्ट years of course it cannot be compared with oral work as a means of making solid progress. लेकिन स्टार्टिंग के, शुरुआत के जो 3 साल होते हैं बच्चों के, उसमें हम क्या कर सकते हैं, इसको हम ओरल वर्क से कंपेयर नहीं करेंगे। ओके, सो ड्यूरिंग दिस टाइम डू नॉट अलाउ इट टू टेक अप टाइम which should be given to more useful kinds of English work. इसीलिए शुरुआत के 3 सालों में हमें क्या नहीं करना है, do not allow it to take up time which should be given to more useful kind of English work. यानी उसमें इतना समय नहीं देना है जितना कि हम इंग्लिश के अदर वर्क में दे सकते हैं। इंग्लिश के और बहुत सारे प्रकार के कार्य हैं इंग्लिश समझने के लिए, सीखने के लिए, हम उनमें समय देंगे, राइटिंग में थोड़ा सा कम, इनिशियली 3rd ईयर तक। After the first years, writing assume a great importance. 3 साल बीत जाने के बाद में राइटिंग की एक ज्यादा इम्पोर्टेंस मानी जाती है। A great deal of work will be written, और फिर ज्यादा वर्क लिया जा सकता है, ज्यादा वर्क किया जा सकता है, because the aim of English lesson becomes not only increase the pupil's knowledge of language but also his ability to use it as an efficient mean of recording what he is learning. तो हम क्या कहने का मतलब ये है कि आफ्टर 3 years, जब 3 साल हो जाते हैं बच्चे को, स्टार्टिंग में उसने कम वर्क किया रिटन में, लेकिन धीरे धीरे जब 3 साल बीत जाएंगे उसको ज्यादा वर्क दे सकते हैं, क्योंकि रिटन वर्क ज्यादा देने का मतलब है कि वो केवल बच्चों की नॉलेज को ही नहीं बढ़ाएगा बल्कि जो बच्चे जो समझ रहे हैं, जो कुछ भी लिख रहे हैं उसका वो रिकॉर्ड भी रख सकते हैं। ओके,
और वो उसकी स्पीकिंग, उसकी कम्युनिकेशन स्किल को भी इम्प्रूव करेगा। नाउ रिटन वर्क इज टू बी कंसिडर्ड फ्रॉम टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्यू। बच्चों को जो हम रिटन वर्क देते हैं वो दो तरह से उसकी इम्पोर्टेंस को हम समझ सकते हैं। उसके दो व्यूज हैं, और सिंपल हैंड राइटिंग राइटिंग। राइटिंग ही होता है गुड राइटिंग, या सिंपल हैंड राइटिंग या एलिमेंट्री राइटिंग। ओके, फर्स्ट ये पॉइंट है। सेकेंडली, एज ए फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज इन लर्निंग, राइटिंग पहले तो वाली राइटिंग है जब हम शुरुआत में इनिशियल लेवल पर हमारी राइटिंग कैसी है, किस तरह से हम लिखते हैं, हमारी स्टाइल। सेकेंडली है एज ए फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज इन लर्निंग एंड लैंग्वेज। राइटिंग समझना, ओके, एक वो राइटिंग होता है। और एडवांस राइटिंग, जिसको हम एडवांस राइटिंग बोलेंगे। तो दो तरह की राइटिंग, दो तरह की राइटिंग हो गई। फर्स्ट इज पेनमैनशिप या राइटिंग, यानी कि हम जो कुछ भी लिखते हैं, यानी कि लिखावट या हैंड राइटिंग। और सेकंड वाली राइटिंग के बारे में है जिसमें हम राइटिंग की स्टाइल पे ज्यादा, पहली वाली राइटिंग नाउ पेनमैनशिप, जिसके बारे में भी हमने बात की। पेनमैनशिप का मतलब होता है मसल्स ऑफ द फिंगर्स, क्योंकि ये रोल किया जाता है। ओके, इसमें इसकी जरूरत होती है। इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ कंट्रोल ऑन द फिंगर्स एंड द रिस्ट। हमारे हाथ की और फिंगर्स की छोटी छोटी मसल्स पे कंट्रोल की रिक्वायरमेंट होती है राइटिंग करने के लिए। अ चाइल्ड हैज ग्रेट डिफिकल्टी इन कंट्रोलिंग इवन हिज लार्जर मसल्स। ये तो हम बात करते हैं छोटी मसल्स को, लेकिन जब बच्चे होते हैं, बच्चों को राइटिंग कराते हैं, राइटिंग स्किल स्टार्ट या राइटिंग कराएंगे, then it is very hard to make them understand how to write properly। बच्चों को राइटिंग करना टफ हो जाता है क्योंकि वो छोटी मसल्स को भी पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ओके, और बड़ी को भी ढंग से नहीं कर पाते हैं। सो इट इज वेरी टफ। वॉच हिम, अब हम क्या कर सकते हैं बच्चों के लिए। अ चाइल्ड हैज ग्रेट डिफिकल्टी, ये तो हो चुका है। नाउ वॉच हिम ट्राइंग टू थ्रो अ स्टोन एट ऑब्जेक्ट, as it is much harder for him to learn to perform correctly very small actions such as drawing the shape of the letter। यानी वॉच हिम ट्राइंग टू थ्रो a stone at an object, बच्चों को ऐसे कराइएगा किसी ऑब्जेक्ट पर ढंग से नजर रखवानी है जिससे वो देख सके अच्छी तरह से कि क्या लिखा जा रहा है। किसी लेटर को भी पहले हम समझा सकते हैं इनिशियली लेवल पर। एंड इट इज मच हार्डर फॉर हिम टू लर्न टू परफॉर्म करेक्टली। यदि हम बच्चों को केवल कहेंगे कि चीज देख लो और लिख लो, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। सच इज ड्राइंग द शेप ऑफ अ लेटर, किसी बच्चे को हमने एक शेप ऑफ, मतलब किसी एक कोई एक लेटर है ए बी सी या कुछ भी है, हमने उसको कहा कि देखो और लिखो, इट इज it will not work properly। तो हम क्या कर सकते हैं, we can give him exercise। okay, training in penmanship should therefore be proceeded by these steps। इस तरह से हम कुछ स्टेप फॉलो करके राइटिंग के स्टाइल को हम स्टार्ट करा सकते हैं, बच्चा किस तरह से लिखना सीखे। फर्स्ट इज फेयरली लार्ज मूवमेंट्स यूजिंग द फिंगर इन अ ट्रे ऑफ साउंड और चौक और ब्राउन पेपर। हम क्या कर सकते हैं, पहले बड़े बड़े मूवमेंट बनाएंगे यूजिंग द फिंगर इन अ ट्रे ऑफ साउंड। में हम फिंगर से यूज करा सकते हैं, फिंगर पर फिंगर से लिखवा सकते हैं, या फिर चौक या ब्राउन पेपर पर लिखवा सकते हैं। लाइंस ऑफ द वेरियस लेंथ एंड डायरेक्शन, यानी हम उस पर अलग अलग तरह की डायरेक्शन के अलग अलग लाइंस के तरह के डिजाइन बनवा सकते हैं शुरुआत में। ओके, एक बार हम
सपोज कीजिएगा बच्चों को सिखाना है तो कैसे सिखाएंगे। तो स्टार्टिंग में आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले उनसे लाइंस बनवाइएगा, कर्व्स बनवाइए। ओके, तो लाइन में आप स्ट्रेट लाइन होगी, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल लाइन, स्लैंटिंग लाइन, और स्लैंटिंग में राइट स्लैंट या लेफ्ट स्लैंट हो सकता है। ओके, यू कैन सी हियर। नेक्स्ट इज स्क्रिप्ट राइटिंग। स्क्रिप्ट राइटिंग में हम क्या करेंगे, स्मॉल लेटर्स बट लार्ज इन साइज। लेटर्स तो स्मॉल ही रहेंगे, जैसे कि ए को हम कैपिटल और स्मॉल दोनों में लिखते हैं तो हम स्मॉल लेटर लेंगे, लेकिन उनका साइज बड़ा रखेंगे। ओके, अरेंज्ड इन ग्रुप्स सिमिलर इन शेप, और हम उनको ग्रुप में ऐसे अरेंज करेंगे जिनके शेप सिमिलर हैं। जैसे कि हम ए से जेड तक लिखना चाहें तो अब उसमें सब तरह के लेटर्स आ जाते हैं, कहीं पे शेप छोटी है, कहीं बड़ी है। ओके, या कहीं पर वो 3-4 लाइंस को पूरी तरह से कवर कर पा रहा है। हम क्या कर सकते हैं, वी कैन अरेंज द लेटर्स दोज आर सिमिलर इन शेप, जो कि एक शेप जैसे हैं। जैसे कि ए स्मॉल में बीच वाली लाइन में रहता है, इसी तरह से सी यदि स्मॉल की बात करें वो भी बीच में लाइन में आ जाएगा, और ई भी आ जाएगा। तो हम ऐसे लेटर्स को लेंगे जो एक शेप वाले हैं और एक लाइन में आ रहे हैं सेम, यानी वो बीच की लाइन में आ रहे हैं तो वो सारे बीच लाइन में है। जो फर्स्ट लाइन और सेकंड और थर्ड को टच कर रहे हैं वो होने चाहिए इस तरह से। ओके, तो हम सिमिलर इन शेप वाले लेटर्स को ले सकते हैं। आफ्टर दैट ईच स्ट्रोक मस्ट बी कॉन्टिन्यूअस, और कोई भी जो स्ट्रोक हम दे रहे हैं वो कंटिन्यू होना चाहिए। जैसे हम कर्सिव राइटिंग स्टार्ट करते हैं तो उसमें स्ट्रोक कर देते हैं, वो सेम होना चाहिए। द बॉडी ऑफ द लेटर ऑक्यूपाइज वन स्पेस लाइंस, यानी एक जो बीच वाला हम अभी बात कर रहे थे, यदि वो सिमिलर शेप वाले और एक लाइन वाले हैं तो वो करेंगे। तो एक रहे बीच की लाइन, लेकिन वो बीच का मतलब डाउन दोनों लाइन को टच करना चाहिए। ऐसा नहीं केवल आपको करे डाउन को छोड़ दे। तो इट मस्ट बी सिमिलर इन शेप। ओके, द स्टेम टेल वन मोर स्पेस बिलो, वही है जो स्टेम ऊपर का पार्ट वाली को टच करेगा, नीचे वाली को करेगा। ओके, जो टेल पार्ट है। Then the spacing of the letter is important. Letters में हम कितना स्पेस रखेंगे, that is also very important for the neat appearance of the writing, but it gives children much difficulty. बच्चों के लिए यदि हम राइटिंग अच्छा कराना चाहें, राइटिंग सही दिखेगी, उसके लिए गैप जरूरी है। बट राइटिंग और हार्ड वर्क थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है नेक्स्ट लेटर, तो इस तरह से थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा, बिकॉज उनको पेन और अपना हैंड और फिंगर बार बार मूव करने पड़ेंगे, बट उससे राइटिंग अच्छी आती है। इन फॉर्मिंग वर्ड्स लेटर मस्ट बी एज क्लोज एज पॉसिबल विदाउट टचिंग। जो फॉर्मल राइटिंग में, फॉर्मल वर्ड्स में लेटर्स को इतना क्लोज लिखना चाहिए जिससे उनमें गैप ना दिखे, बट ऐसा भी होना चाहिए देयर मस्ट बी एज क्लोज एज पॉसिबल विदाउट टचिंग। बिना टचिंग के होना चाहिए लेकिन फिर भी पास हो इनिशियली लेवल की यदि हम बात करें तो। एंड द स्पेस बिटवीन वर्ड्स शुड बी इवन, और जो स्पेस है वर्ड्स के बीच में वो भी सिमिलर होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। एंड ईच वन लार्ज इनफ फॉर अ कैपिटल ओ टू बी फिटेड इनटू इट, और इतना बड़ा होना चाहिए जिसमें कैपिटल ओ फिट किया जा सके, यानी इतना गैप होना चाहिए यदि कुछ लिखा हुआ भी है। जैसे हम एप्पल लिखे APPLE, तो ए और पी के बीच में इतना गैप हो कि उसमें ओ फिट किया जा सके। ओके, यानी इतना गैप एटलीस्ट होना चाहिए। ओ फिट करने का मतलब वहां पे चारों तरफ से वो सिंगल गैप हो जाएगा। ओके, एट फर्स्ट द रूल में बी लेटर क्लोज एंड वर्ड्स अपार्ट। इसका मतलब लेटर्स को क्लोज लिखे बिल्कुल, और वर्ड्स को थोड़ा सा दूर दूर लिखे। फोर्थ, letters should not be taught until all the small letters have been learned. बच्चों को सारे स्मॉल लेटर्स ना आ जाए तब तक कैपिटल लेटर्स नहीं समझाने चाहिए, नहीं लिखवाने चाहिए। द कैपिटल लेटर्स आल्सो अरेंज देमसेल्व्स इन ग्रुप, और कैपिटल लेटर्स को भी ग्रुप में अरेंज करो। किस किस तरह से,
जो राउंड कैपिटल्स होते हैं, राउंड कैपिटल में जैसे कि एक ओ है, ठीक है, डीबी आ जाएगा उसमें, पूरी तरह से राउंड नहीं है, ठीक है, तो उसमें हम हाफ सर्किल वाले में ले लेंगे डी को, क्योंकि उसमें एक लाइन है, उसके बाद उसमें सर्किल है, ओके, तो उसको हाफ सर्किल में ले लेंगे, ठीक है। तो हम राउंड कैपिटल वाले को अलग रखेंगे, स्क्वायर कैपिटल वाले लेटर्स को अलग रखेंगे, हाफ स्क्वायर कैपिटल वालों को अलग रखेंगे, और इसके साथ हाफ सर्किल लेटर्स वालों को अलग लिखना सिखाएंगे बच्चों को, ओके। Later the letters may be joined by giving each small letter a little tail or a joiner, और उसके बाद में हम धीरे धीरे से बच्चों को ऐसा करना सिखाएंगे कि जो लेटर हैं वो आपस में ज्वाइन किए जा सके, ठीक है, जिसमें एक एक लेटर को एक टेल के साथ में यूज कराएंगे, और जिसको हम ज्वाइनर बोल सकते हैं। टेल अभी हमने बताया था जो बीलो पार्ट होता है एक लेटर का, दैट विल बी टेल, और स्टेम कौन सा है, जो उसका ऊपर वाला अबव पार्ट है, ओके। तो हम क्या करेंगे, टेल से एक दूसरे लेटर को जोड़ देंगे, जैसे हम कर्सिव राइटिंग में करते हैं, एक लेटर को दूसरे लेटर से कब जोड़ते हैं, उसके टेल को कनेक्ट करते हैं, टेल मींस द लोअर पार्ट, ओके। बट इट शुड नॉट बी अटेम्प्ट अंटिल द बिगिनिंग ऑफ द थर्ड ईयर, लेकिन हम बच्चों को थर्ड ईयर से पहले ये नहीं कराएंगे। बट हम यूजुअली आज हम इसको कराते हैं, हर कोई बच्चा यही करता है, प्राइमरी लेवल का बच्चा भी कर्सिव राइटिंग जब लिखता है तो वो इसी स्टाइल को फॉलो करता है, जिसमें हम कह रहे थे कि उसको कर्सिव राइटिंग यानी कि जो टेल और स्टेम वाला जो फॉर्मूला है, स्टेम को टेल को हम लास्ट में कनेक्ट करेंगे दूसरे वर्ड से, लेकिन कर्सिव में शुरुआती तौर पर ही हम इसको करने लगे। Now the position of the body, arm, head and the paper must be carefully watched at all times. जब बच्चा लिख रहा है उसके आर्म्स कहाँ है, बॉडी किस तरह से बैठा हुआ है, हेड कहाँ किस तरह से है, डाउन है, अप है, कौन सी पोजीशन में है, और पेपर किस तरह से लिख रखा गया है, इन सब की पोजीशन इस तरह से होनी चाहिए कि उसको लिखने में कोई प्रॉब्लम ना रहे। एंड द there must be coordination between the eyes, mind and the hand. आइज के बीच में, माइंड के बीच में और हैंड के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। जब तक कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तब तक प्रॉपर्ली वो लिखा नहीं जाएगा। बॉडी अपराइट एंड पैरेलल टू डेस्क, बॉडी सीधी होनी चाहिए और डेस्क के पैरेलल होनी चाहिए। सिमिलर, the hands rest lightly on the end of the little finger and the side of the wrist, और हाथों को lightly लिटिल फिंगर के हेड पर रोकना चाहिए और रिस्ट को साइड में। पेंसिल शुड बी हेल्ड टाइटली, और बच्चों को जो हम लिखवा रहे हैं बच्चों को पेंसिल टाइटली पकड़ना सिखाएं, न कि लूज। इन सच अ वे दैट द फर्स्ट फिंगर कैन बी मूव्ड अप, इस तरह से टाइट होनी चाहिए पेंसिल जिससे कि पहली फिंगर कहीं भी घूम सके, ओके, अप एंड डाउन में किसी भी तरह से घूम सके। एंड इट शुड बी फॉलोड टू ड्रॉ द पेंसिल जेंटली फ्रॉम द पिपल्स ग्रिप, और उसके बाद में हम क्या कर सके, इट शुड बी पॉसिबल टू ड्रॉ द पेंसिल जेंटली, और इस तरह से हम पेंसिल को आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। एंड इफ इट इज नॉट पॉसिबल, और यदि ये पॉसिबल नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, द पेंसिल इज बीइंग हेल्ड विद टू मच स्ट्रेन, कि पेंसिल बहुत तेजी से पकड़ी गई, यानी कि जब मूव नहीं कर रहे तो क्या होगा, वो इसका मतलब है कि पेंसिल को ज्यादा टाइटली नहीं पकड़ा गया है, ज्यादा टाइटली पकड़ा गया है। अब है ट्रांसक्रिप्शन, क्या होता है। द फर्स्ट काइंड ऑफ द राइटिंग एक्सरसाइज, ट्रांसक्रिप्शन जो कि शुरुआती दौर की हैंड राइटिंग है, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन, बच्चे इसको लिखते हैं। विच कैन बी गिवन एज सुन एज द क्लास रीडर इज यूज्ड, जैसे ही बच्चा क्लास रीडर स्टार्ट करता है, रीडिंग वगैरह स्टार्ट करता है, तो हम शुरुआत में उसी को दे देते हैं, दैट इज द ट्रांसक्रिप्शन, यानी कि इनिशियली लेवल की राइटिंग, फर्स्ट काइंड ऑफ द राइटिंग एक्सरसाइज, दैट इज द ट्रांसक्रिप्शन। एंड ट्रांसक्रिप्शन और कॉपिंग, हम इसको ट्रांसक्रिप्शन भी बोलते हैं या कॉपिंग भी बोलते हैं,
Okay. The purpose of this exercise is to allow the pupil's mind to play around what has been taught in listening and speaking and so fix it firmly. Writing does this because the movements of the muscles of the hands are called in used to help the ears. और राइटिंग डज दिस, और राइटिंग में हम इस तरह का वर्क करते हैं कैसे, पहले स्टार्टिंग में देखते हैं, हमने कहा था ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है. देन द पर्पस ऑफ दिस एक्सरसाइज इज टू अलाउ द पीपल्स माइंड टू प्ले अराउंड व्हाट हैज बीन टॉट. राइटिंग जो हम स्टार्टिंग में इसी लेवल पे कराते हैं और इसका पर्पस क्या होता है, जिससे कि बच्चा जो बच्चे को सिखाया जा रहा है उसको वो समझ सके. ओके. राइटिंग में हम इस मूवमेंट को इसलिए करते हैं जिससे कि मसल्स है हैंड की वो ईयर की हेल्प कर सके. यानी कि अभी हमने बताया था कि माइंड, आईज और हैंड्स, इसी के साथ साथ ईयर्स का भी कोऑर्डिनेशन. ईयर का कोऑर्डिनेशन कब होना चाहिए, जैसे किसी ने कुछ कहा तो हमारे ईयर का वहां पर पूरी तरह से फोकस होना चाहिए माइंड को, और माइंड से हैंड्स एंड आईज. तो इस तरह से इन सब चीजों के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए. जब इनके कोऑर्डिनेशन होगा अच्छी तरह से वो लिख सकेंगे. ओके. Every new pattern after has it has been thoroughly learned. जब कोई भी एक नया पैटर्न जब बताया जाएगा, अच्छा हम इससे पहले देखते हैं कि हमें कौन कौन सा पैटर्न स्टार्ट करना है. The eyes and the muscles and the nerves of the throat and the tongue. Eyes of ears, eyes, nerves यानी mind, और इसी के साथ साथ थ्रोट और टंग, इन सब का कॉम्बिनेशन भी होना चाहिए. ओके. जिससे कि जब वो लिखें तो राइटिंग सही तरह से हो. That applies equally well to sentence pattern and the phrase pattern. For the child should not be asked to write in the first 3 years. और it applies equally well to the sentence pattern. और ये sentence pattern पर भी लागू होनी चाहिए पूरी तरह से, जब हम बोलते हैं उस पर भी, स्पीकिंग पर भी, राइटिंग पर भी. ओके. और क्योंकि स्टार्टिंग के लेवल पर बच्चों को कुछ भी लिखने के लिए नहीं कहा जाना चाहिए, एंड एनीथिंग दैट ही डज नॉट रियली नो थ्रू फॉर स्पीच एंड रीडिंग, क्योंकि उसको बच्चों को वही सिखाना है जो उसको समझ सके. और इनिशियली लेवल पे जब तक बच्चा रीडिंग और स्पीकिंग से नहीं कर पाएगा तो राइटिंग नहीं करेगा. तो इनिशियली लेवल पे हमको पहले उनको रीडिंग और स्पीच सिखानी है, आफ्टर दैट उनको राइटिंग सिखानी है. ओके. और जब तक वो राइटिंग और स्पीच नहीं करेंगे उससे पहले उनको राइटिंग भी पूरी तरह से नहीं देनी होती है. फ्री कंपोजिशन इन विच द चाइल्ड हैज टू मेक अप हिज ओन थॉट्स. और फ्री कंपोजिशन जिसमें बच्चों को अपनी खुद की ही थॉट बनानी होती है, हैज नो प्लेस इन द फर्स्ट 3 years. शुरुआत के 3 साल तक उसमें बच्चों को कुछ भी वर्क नहीं देना, उसमें कुछ रोल नहीं है, क्योंकि जब तक बच्चा समझेगा नहीं वो कुछ नहीं दे सकता है. फ्री कंपोजिशन का मतलब होता है कि बच्चे अपनी मर्जी से कुछ भी लिखना चाहें वो लिख सके, लेकिन क्योंकि बच्चों का माइंड इतना डेवलप नहीं होता है इनिशियली लेवल पे, दैट इज व्हाई हम इनिशियली 3 years तक बच्चों को कोई भी राइटिंग वर्क नहीं देते हैं. स्पीकिंग का स्पीच वर्क हम दे सकते हैं. इफ इट इज यूज्ड it will only result in a large number of most discouraging mistakes. यदि हम बच्चों को इस तरह से कराएं, यानी हम बच्चों को 3rd ईयर में ही, यानी शुरुआत के 3rd ईयर में ही बच्चों को राइटिंग एक्सरसाइज देंगे तो उसमें बहुत सारी मिस्टेक्स होंगे एंड दोज विल बी डिस्करेजिंग. नाउ एवरी न्यू पैटर्न, हर एक नए पैटर्न के लिए आफ्टर इट हैज बीन थॉरली लर्न, जब वो समझा जा चुके हो, शुड बी प्रैक्टिस्ड बाय ट्रांसक्रिप्शन. उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन की प्रैक्टिस करानी चाहिए, यानी उनकी स्टार्टिंग में राइटिंग की प्रैक्टिस करानी चाहिए. व्हेन द पीपल्स बिगिन टू कॉपी वर्ड्स, और बच्चे जब वर्ड्स को कॉपी करना सीख जाते हैं, इट इज गुड टू अरेंज द वर्क टू बी कॉपीड इन सेंटेंस पैटर्न. पहले वर्ड को समझाएं, उसके बाद सेंटेंस पैटर्न पर लेकर उनको आए, so that continuous practice is given in writing a fixed group. जैसे हम क्या, जिससे कि बच्चे वो राइटिंग को continuous practice में ले सके. ओके. नाउ अब
है सब्स्टिट्यूशन टेबल, हम उनको करा सकते हैं। एक तो ट्रांसक्रिप्शन थी इनिशियली लेवल पर राइटिंग, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन टेबल। जैसे कि सब्स्टिट्यूशन टेबल में होता है किसी एक चीज का सब्स्टिट्यूट दिया गया होता है, यानी कि उसके प्लेस पर ये फिक्स किया जा सकता है। ओके, या हम केवल एक ही लेटर की हेल्प से और भी हम सेंटेंसेस बना सकते हैं, जैसे कि दिस इज या एन दिया हुआ है तो दिस इज तो सेम रहेगा और दैट इज भी सब जगह के लिए रहेगा, यूज किया जाएगा। फिर कहीं पर यूज किया जा सकता है या फिर एन किया जा सकता है। तो यहाँ पे दिस, यदि हम इसको देखें दिस, फिर इज, फिर और एप्पल तो नहीं होगा, एप्पल के यदि है तो एन लग जाएगा। ओके, दैट इज कॉल्ड अ सब्स्टिट्यूशन टेबल। इस तरह से हम ये सब्स्टिट्यूशन टेबल बच्चों को कराएंगे। अब सब्स्टिट्यूशन टेबल के एडवांटेजेस क्या हैं? The pupils learn spelling of the word in an informal way. बच्चे स्पेलिंग किसी भी वर्ड की इनफॉर्मल वे में समझ जाते हैं, इसी के साथ साथ सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन समझ जाते हैं, और मस्कुलर पर उनकी कमांड हो जाती है, यानी कि हैंड्स पर कमांड, फिंगर्स पर कमांड, उनकी पाम पर कमांड अच्छी तरह से हो जाती है, सो दैट they can hold their pencils tightly, or they improve handwriting, and they form a habit of not neatness and correctness. इनसे नीटनेस और करेक्टनेस की हैबिट भी डेवलप होती है। इसके बाद है टेक्स्ट बुक एक्सरसाइजेस। हम बच्चों को टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज करा सकते हैं, जिसमें कि टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज का मेन मोटो होता है कि हमें चेक करना कि क्या समझे हैं बच्चे। इसमें हम करा सकते हैं क्वेश्चन आंसर्स, फिल इन द ब्लैंक्स, कंप्लीशन एक्सरसाइजेस, मैचिंग पेयर्स और पंक्चुएशन मार्क्स एक्सेट्रा। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जो हम करा सकते हैं। यस नो टाइप के क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, ट्रू फॉल्स भी हो सकते हैं, मैचिंग्स तो बताते ही हैं। ओके, क्रॉसवर्ड्स भी किए जा सकते हैं। मींस है कि हम उनको राइटिंग सिखा सकते हैं, राइटिंग हम बहुत सारा वर्क उनको दे सकते हैं। After that, dictation. Dictation, you know, a teacher starts to speak some words of the sentences, and the students have to write those in their notebooks or copies. बच्चों को कॉपीज में, नोटबुक्स में लिखनी होती है। ओके, इसके मेन मोटो या इसके मेन प्रोसेस यहाँ पर है। ईयर ट्रेनिंग के लिए ऑर्थोलॉजी एंड पंक्चुएशन एंड ग्रामर, तीन चीजें इसका पार्ट होती हैं। सबसे पहले ईयर ट्रेनिंग में हम बच्चों को सिखाएंगे कि ईयर्स का किस तरह से यूज करना है, और ईयर की ट्रेनिंग होनी है उनकी, यानी कि किसी शब्द को सही तरह से वो समझ सके। धीमी आवाज भी हो सकती है टीचर की, और वो टीचर ने क्या बोला है, प्रोनाउंसिएशन क्या है उस लेटर की या उस सेंटेंस की, ये भी सिखाते हैं ईयर ट्रेनिंग में। इसी के साथ साथ ऑर्थोग्राफी है और पंक्चुएशन इन ग्रामर। ओके, ये सारी चीजें बच्चे सीखते हैं। अभी तक यहाँ पर किसी को कोई प्रॉब्लम? यस सर, ऑर्थोग्राफी क्या होता है? ऑर्थोग्राफी होता है एक लैंग्वेज का ही कन्वेंशनल स्पेलिंग सिस्टम है, यानी कि स्पेलिंग किस तरह से लिखी जाए, दैट इज द ऑर्थोग्राफी। ओके, स्पेलिंग को लिखना ही ऑर्थोग्राफी है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद है द टीचर कंसर्न शुड प्रेजेंट द मैटर टू बी रिकॉर्डेड एज ए स्पीच एंड नॉट एज डिटेच्ड वर्ड। टीचर का मेन कंसर्न होना चाहिए कि वो स्पीच की भी प्रैक्टिस कराएं और केवल वर्ड्स की ही नहीं। If this is done, dictation can prove be valuable. यदि ऐसा किया जाता है तो डिक्टेशन को हम वैल्यूएबल कह सकते हैं। ईयर ट्रेनिंग की में वो हेल्पफुल रहती है। The pupils are obliged to listen carefully to the teachers and to consider the meaning of the sentence in the word groups without too many stops and pauses and numerous repetition. Reversely, if the teacher speaks word in isolation, repeating them frequently, the pupils will be tended to care for only one word at a time, and even after the second or the third repetition. Please make a note here. The pupils are obliged to listen carefully. और बच्चे लिसन केयरफुली लिसनिंग करते हैं और उसमें ऑब्लाइज होते हैं कब? टू द टीचर्स एंड टू कंसीडर द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस इन वर्ड ग्रुप्स। जो वर्ड ग्रुप्स में उनको लिखाया जाता है तो वो बच्चे उसको केयरफुली लिसनिंग करते हैं विदाउट टू मेनी स्टॉप्स एंड पॉजेस एंड न्यूमरस रिपीटिशन। उसमें बार बार कोई पॉज नहीं रहेगा, रिपीटिशन नहीं रहेगा, और उसको अच्छी तरह से
लिसनिंग करते हैं, इसके अपोजिट क्या होता है? इफ द टीचर स्पीक्स वर्ड्स इन आइसोलेशन, देखो इसमें था यदि टीचर्स एक वर्ड को ग्रुप में बोलेंगे, कुछ वर्ड्स को ग्रुप में बोलेंगे तो बच्चे उसको अच्छी तरह से समझ पाएंगे। लेकिन यदि टीचर उन्हीं वर्ड्स को आइसोलेशन में बोलेगा, अलग अलग बोलेंगे या रिपीट करेंगे बार बार उसी लेटर को, ठीक है, तो क्या होगा? द रिजल्ट क्या होगा? द पीपल विल बी टेंडेड टू केयर फॉर ओनली वन वर्ड एट अ टाइम, केवल एक या दो शब्दों को ही उस समय बच्चा समझ पाएगा। यदि टीचर एक लेटर को या एक सेंटेंस को बार बार रिपीट कर रहा है, ओके, तो ऐसे में बच्चे केवल एक दो वर्ड्स को ही उस समय समझ पाएंगे। एंड इवन आफ्टर द सेकंड और द थर्ड रिपीटिशन, और कब टीचर को 2 या 3 बार बोलना पड़ेगा तब जाके वो एक लेटर समझेंगे। तो इस तरह से नहीं कराना है, तो टीचर को पूरा एक ग्रुप बोल देना है, ठीक है, एक पूरा सेंटेंस का ग्रुप या पूरा कुछ लेटर्स का या वर्ड्स का ग्रुप हम एक साथ बोल सकते हैं, ओके। एक एक शब्द को नहीं बोलना है जब डिक्टेशन कराएंगे, जैसे कि राम खाना खा रहा था, ये आइसोलेशन हो जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम रहेगी। और फिर उसके बाद फिर अलग अलग भी टीचर को बताना पड़ेगा कई बार। लेकिन टीचर्स ने एक साथ बोल दिया राम खाना खा रहा था, थोड़ा सा बेशक चाहे वो तेज बोला है बट इट विल बी हेल्पफुल। बच्चा उस पूरे एक सेंटेंस पैटर्न को समझ लेगा, पूरे एक स्ट्रक्चर को समझ लेगा कि वो सेंटेंस पूरा क्या हो सकता है, ओके। Now the purpose is to enable the pupils to hear sentence at a time, और इसका मेन पर्पज ये है कि बच्चा एक ही समय में पूरे एक सेंटेंस को समझ सके एंड देन टू राइट देम, और उसके बाद से उनको फिर एक साथ में पूरे एक सेंटेंस में वो बच्चा लिख सके, ओके। They should be able to take down the dictated matter at a single hearing, और बच्चों को ऐसी प्रैक्टिस करानी चाहिए कि दैट वो आसानी से एक ही हियरिंग में पूरे सेंटेंस को वो नोट डाउन कर सके, लिख सके। This sort of proficiency is very useful in taking in to them in the future vocations, और future के लिए very helpful रहती है, okay। Then in the beginning repetition are allowed, स्टार्टिंग में जब बच्चों को हम करते हैं तो रिपीटेशन किया जा सकता है, ओके। लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं रिपीटेशन को अवॉइड किया जाता है, ओके। डिक्टेशन गिव्स प्रैक्टिस इन ऑर्थोग्राफी in sense that the pupils tend to spell the words correctly in writing form, और डिक्टेशन से बच्चों की ऑर्थोग्राफी में भी इम्प्रूवमेंट होता है। ऑर्थोग्राफी यानी कि जो स्पेलिंग्स है उसको करेक्टली कैसे लिखा जाए, ओके। They can also distinguish word sounds in their respective spelling, और वो इसमें वो फर्क भी समझ सकते हैं लेटर्स की साउंड में, ओके, उनके डिक्टेशन में क्या क्या फर्क होता है, अंडरस्टूड। उसके बाद पंक्चुएशन कैन बी इंट्रोड्यूस्ड, डिक्टेशन करा दी हमने, डिक्टेशन से पहले भी हमने कुछ वर्ड्स कराए थे, किसके बाद ईयर ट्रेनिंग का कराया था, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, punctuation can be introduced before hand, and when a piece is being dictated the people should form a habit of inserting punctuation marks according to the pose and intonation। बच्चों को ये भी प्रैक्टिस करानी है कि पंक्चुएशन मार्क कहाँ और कैसे लगाना है, और वो रिटन फॉर्म से पहले उनको समझाना चाहिए। जैसे कि कोई एक सेंटेंस बोल रहे हैं, हम कुछ सेंटेंस एक साथ में हमने बोले, एंड वी नो कि जब हम कोई एक सेंटेंस बोलते हैं और जब हम दूसरे सेंटेंस पर जाते हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा पोज होता है, ठहराव होता है, और यही बच्चों को सिखाना है कि जहाँ पे हमने थोड़ा सा पोज लिया है, कहीं पर स्टॉपेज लिया है, और वो लॉन्ग पोज भी हो सकता है, शॉर्ट पोज भी हो सकता है, तो वहां पर कौन से मार्क्स का प्रयोग करेगा, पंक्चुएशन मार्क का प्रयोग, कॉमा कहाँ पर आएगा, डैश कहाँ पर है, हाइफन कहाँ पे है, स्लैश कहाँ पर है, इन्वर्टेड कॉमास कहाँ पर यूज होगा, फुल स्टॉप कहाँ पर यूज होगा। तो ये पंक्चुएशन मार्क भी हमको स्पीकिंग में ही सिखा देना है, और उसके बाद धीरे धीरे प्रैक्टिस हमको राइटिंग के लिए कराना है। हालांकि स्पीकिंग में हम सारे पंक्चुएशन मार्क नहीं सिखा सकते हैं, जैसे कि इन्वर्टेड कॉमास कैसे बताएंगे, लेकिन हम उनको प्रैक्टिस करा सकते हैं किसी स्पीच को सुनाकर कि इस तरह से यहाँ पर जो हमने जैसे बोला है यहाँ पर पंक्चुएशन मार्क तो कौन सा वाला मार्क आएगा, यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा आएगा, सिंगल या डबल आएगा, कॉमा आएगा, फुल स्टॉप कहाँ पर आएगा, क्वेश्चन मार्क कहाँ पर आएगा।
तो इस तरह से हम उनको पंक्चुएशन मार्क्स भी सिखा सकते हैं, बट बिफोर राइटिंग इट शुड बी इन स्पीकिंग एज वेल। नाउ व्हाट गुड हैंड राइटिंग डज, अच्छी हैंड राइटिंग क्या करती है, या उसमें क्या क्या क्वालिटीज होती है। फर्स्ट इज डिस्टिंक्टिवनेस, वो डिस्टिंक्टिव होना चाहिए, एक दूसरे से अलग होना चाहिए, उन अपने आप में यूनिक होने चाहिए, ठीक है। यानी एक लेटर अपने जैसा ही हो, दूसरा ना हो। कुछ बच्चे बी और डी को बराबर एक जैसा बना देते हैं, ओके। सेकेंडली, यदि हम उसको लिख रहे हैं तो वो सिमिलर होना चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं है कि हमने एक जगह सी को किस तरह से लिखा, सेकंड प्लेस पर हमने सी को अलग तरह से लिख दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। इट शुड बी सेम। वो एक लेटर है, अपने आप में यूनिक हो और एक जैसा ही होना चाहिए। कहीं पर बच्चे एन को एच की तरह बना देते हैं, ओके। पी में भी कहीं कुछ बच्चे गड़बड़ करते हैं, या क्यू को अपनी ही राइटिंग में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से लिख देते हैं, एफ को डिफरेंट तरीके से लिखते हैं। ए को एक कहाँ पर लिखा है एफ हमने, और दूसरी जगह पर यदि एफ यूज किया गया दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस वन, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। देन सिंपलिसिटी, लेटर्स में ज्यादा हम ब्यूटीफाई ना करें उनको, यूनिक तो होने चाहिए, सिंपल स्पेशल भी होने चाहिए, डिस्टिंक्टिव भी होने चाहिए, लेकिन उनमें सिंपलिसिटी भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं हमने उसको ज्यादा इधर उधर घुमा के उसको ज्यादा स्पेशल बनाने की कोशिश की। कुछ बच्चे करते हैं, जैसे ए को जो कैपिटल में लिखेंगे बड़ा अलग तरह से लिखने की कोशिश करते हैं, और दूसरी जगह पे यदि उसी को लिखे तो वो डिफरेंट हो जाता है, और ज्यादा यूनिक बनाने के चक्कर में उसको गलत कर देते हैं। तो इट मस्ट बी सिंपल एंड स्पेसिंग मस्ट देयर। स्पेस हमें कैसा लिखना है, हर लेटर के बीच में सेम गैप होना चाहिए, और जो वर्ड्स का गैप है दैट आल्सो मस्ट बी सिमिलर टू ईच अदर, वो एक दूसरे में इतना ही गैप होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कहीं पर हमने कुछ वर्ड लिखा और दूसरी जगह पर हमने कोई और वर्ड लिखा, उनके बीच का गैप जो एक एक लेटर है सेम होना चाहिए, ओके। देयर मस्ट नॉट बी वेरिएशन इन द स्पेस और द गैप ऑफ द लेटर्स। देन यूनिफॉर्मेलिटी, यानी अभी हमने बताया था यूनिफॉर्म होने चाहिए। यूनिफॉर्म मतलब सिमिलर होने चाहिए। वो सिमिलर कैसे, साइज में सिमिलर होने चाहिए, ठीक है। जैसे ए हमने जिस तरह से लिखा है उतना ही छोटा या उतना बड़ा उसी साइज का नेक्स्ट टाइम पर कहीं ए आता है तो सेम होना चाहिए। एंड स्पेसिंग, जो गैप है वो भी सिमिलर होना चाहिए। एंड अलाइनमेंट एंड द पर्टिकुलरली इन द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रेट स्ट्रोक, जो हम स्ट्रेट स्ट्रोक लिखते हैं करते हैं वो सेम होना चाहिए। या हम स्लैंटिंग करते हैं किसी लेटर्स कुछ लेटर्स को, तो वो भी सिमिलर होना चाहिए, ओके। देन स्पीड, जब हम राइटिंग करते हैं तो राइटिंग करते समय हमारी स्पीड प्रॉपर होनी चाहिए, ना तो ज्यादा फास्ट हो ना ही ज्यादा स्लो हो, ओके। फास्ट होगी तो राइटिंग में गड़बड़ होगी, राइटिंग सही तरह से नहीं आ पाएगी। सो दैट वाज ऑल अबाउट योर राइटिंग। इसी के साथ साथ कुछ और चीजें भी हैं जो हम एक अच्छी हैंड राइटिंग के लिए कुछ कर सकते हैं, ओके। देयर आर सम टिप्स। नाउ इज द स्क्रीन विजिबल? अच्छे हैंड राइटिंग के लिए हम क्या कर सकते हैं? टिप्स फॉर मेकिंग गुड हैंड राइटिंग। फर्स्ट, make simple, short and precise sentences that are easy to read and understand. Simple, short और precise sentences लिखने चाहिए, छोटे छोटे सेंटेंस हो, सिंपल होने चाहिए, जो समझने में और पढ़ने में आसान हो। Secondly, stay away from the excessive stuffing of the word. कुछ ज्यादा उनको स्टफ कर देते हैं वर्ड्स को, कहीं पे उसको ज्यादा डिजाइन बना देते हैं, इट मस्ट नॉट बी देयर। Avoid the use of jargon while paying attention to grammar and spelling. Always
सीधे वर्ड्स नहीं होने चाहिए, सिमिलर होने चाहिए। डू नॉट यूज रिपीटेटिव सेंटेंसेस, सेंटेंस को रिपीट नहीं करना चाहिए जब भी हम कुछ लिख रहे हैं। ओके, सिमिलर होनी चाहिए, चीजें बार बार रिपीट नहीं होनी चाहिए। ओके, और उसमें इस तरह के लेटर्स, इस तरह के वर्ड्स भी नहीं होने चाहिए जो वो समझ में ना आ सके। ओके, डू नॉट यूज रिपीटेटिव सेंटेंस एज इट में कंफ्यूज द रीडर, ये बता चुके हैं। इंस्टेड ऑफ पैसिव फॉर्म ऑलवेज यूज द एक्टिव वॉइस ऑफ द वर्ड। जब राइटिंग हम कुछ कर रहे हैं, ये सेकंड लेवल की राइटिंग के लिए है, हम मोस्टली हम एक्टिव यूज में, एक्टिव वॉइस में यूज करें सेंटेंसेस को, ना कि पैसिव में, क्योंकि हर बच्चे को पैसिव नहीं आती है। डू नॉट डिले इन राइटिंग, इंस्टेड गेट इट डन नाउ। और उसमें जब राइटिंग करें तो उसमें ज्यादा समय ना लगाना चाहिए। और रिव्यू योर प्रीवियस वर्क एंड एग्जामिन हाउ यू हैव ग्रोन अप योर स्किल टिल नाउ। और उसको एग्जामिन करो, प्रीवियसली आपने किस तरह का वर्क किया था और अब प्रेजेंटली आप कहाँ पर आ गए हैं। ओके, राइटिंग के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उनको देखिएगा, उसके अकॉर्डिंगली काम करिएगा। एंड ट्राई टू इमिटेट योर फेवरेट राइटर्स एंड ऑथर्स। अच्छी राइटिंग करना सीखना है तो राइटर्स को इमिटेट करो, किस स्टाइल की वो राइटिंग करते हैं। तो ये दोनों तरीके में आ जाता है, हैंड राइटिंग भी हमारी क्लियर हो जाएगी, इसी के साथ साथ राइटिंग स्टाइल भी हमको आ जाएगी। देन आउटलाइन, एडिट, सिंप्लीफाई एंड इम्प्रूव योर राइटिंग टास्क। After that, take your time to analyze what all you have read। जो आपने पढ़ा है उसको एनालाइज करने के लिए थोड़ा सा समय निकालिएगा, देखोगे, उसको फिर लिखिएगा। डेवलप योर स्किल्स एंड एबिलिटीज बाय रीडिंग मोर एंड मोर। ज्यादा से ज्यादा यदि अच्छा लिखना सीखना है तो आपको पढ़ना भी आना चाहिए अच्छे से अच्छा। देन एक्सेप्ट योर मिस्टेक, कोई प्रॉब्लम्स है, मिस्टेक्स हैं, उसको एक्सेप्ट करिएगा। देन ट्राई टू इम्प्रूव दोस। ट्राई समथिंग एवरीडे, कुछ ना कुछ लिखते रहिएगा राइटिंग। आस्क योर फ्रेंड टू रीड व्हाट यू हैव रिटन एंड आल्सो प्रोवाइड विद योर फीडबैक। अपने फ्रेंड्स को दिखाइएगा, उनसे भी पूछिएगा क्या लिखा और कितना अच्छे से अच्छा आप उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। ओके, एंड डू द प्रैक्टिस डेली, और डेली कुछ ना कुछ प्रैक्टिस भी करते रहिएगा। ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट योर राइटिंग। नाउ इफ यू हैव एनी query you can ask. Yes, no question? Hello, no question? Okay, thank you, the class is over now. हेलो सर। Yes, सर मेरा क्वेश्चन एक्चुअली में इससे रिलेटेड नहीं है, आज जो टेस्ट था उसमें इंग्लिश से रिलेटेड है, तो पूछ सकती हूँ? yes, पूछिए दिव्या। या सर, Yes, बोलिए। सर एक आया था उसमें कि मतलब कोई टॉपिक्स का एकदम जस्ट रेफरेंस या आइडिया लग जाए, तो उसमें स्कैनिंग एंड स्किमिंग बोथ दे दिया था ऑप्शन में, ए बी, और उसमें बोथ भी दिया था, तो हम उसमें मतलब क्या करेंगे? क्योंकि एज अगर टॉपिक का आइडिया चाहिए तो स्कैनिंग, बट स्किमिंग भी मे बी हो नहीं, सकता है, तो टॉपिक का बोथ। आइडिया के लिए हम करते हैं स्किमिंग, स्कैनिंग के लिए हम नहीं टॉपिक का, सर, नहीं टॉपिक नहीं था, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन था तो स्कैनिंग होगा। स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन में हम पर्टिकुलरली, हमें एक वर्ड दे दिया जाता है। ओके, उसके बाद में जी हम उसको स्कैन करेंगे। स्कैन का मतलब होता है सर्च करना। ठीक है, जी, देखो स्कैनिंग ही स्कैनिंग, होगा ना हम मीन। स्कैनिंग, हाँ स्कैनिंग, स्कैनिंग में हम तब करते हैं, हमें पता है कि हमें ये चीज तलाश करनी है, हमें पर्टिकुलरली ये वर्ड ढूंढना है। ठीक है, जैसे हम उसको ऐसे समझ के चलिए, जैसे एयरपोर्ट पे जाते हैं, एयरपोर्ट पे तलाशी ली जाती है, तो वो स्कैन करते हैं। वो क्या स्कैन करते हैं? कोई एक्सप्लोजिव आइटम्स तो नहीं है, ठीक है, जी कोई और बाकी चीजें तो ऐसी नहीं है जो कि यूज जो थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक है बाकी लोगों के लिए, तो दैट इज स्कैनिंग।
स्किमिंग होता है कि हमें कुछ चीज दे दी, हम उसमें फिर हम देख रहे हैं हमारे काम की निकल सकती है या नहीं। स्कैनिंग में ये हमें पहले पता है हमें तो ये ढूंढना है, ठीक है। अब देखो जी इसमें समझिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, स्क्रीन शेयर हो रही है, अब देखिएगा, नोट दिस वन, जस्ट अ मिनट। एक्चुअली क्लियर तो था टॉपिक, बट ये कंफ्यूजन था ना, बिकॉज ऑप्शन में बोथ भी दे दिया, तो मैंने ऐसा ना हो बहुत कि जानबूझ के बोथ, दिया है, यस इसीलिए आई कंफ्यूजन नो, क्रिएट हो टू गया मेक थोड़ा। यू कंफ्यूज क्रिएट करने के। अब हर इतना इजी भी नहीं दे सकते ना, दो नहीं बोथ दैट्स का ओके सर। बोथ हमने इसीलिए दिया है। और देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। अब मैं आपको कह रहा हूँ इसमें रेसिटेशन वर्ड फाइंड आउट करना है आपको, मिला, मिल गया ये वाला, यस। तो आपने क्या किया है यहाँ पे, स्किम किया है या स्कैनिंग किया है, बताओ। स्कैनिंग। स्कैनिंग किया है, ठीक है। अब कोई एक न्यूज़पेपर है, ठीक है, और न्यूज़पेपर में आपने कोई एक हेडिंग बहुत जल्दी से पढ़ ली, दैट विल बी स्कैनिंग और स्किमिंग, स्किमिंग। दैट विल बी स्किमिंग, वेरी गुड, ठीक है। और मैंने कहा कि मथुरा में 5